हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डीएनएस। इसको डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीएनएस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कंप्यूटर नेटवर्क में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, डजेंट मैटर आईटी के किस पार्ट में आप काम करते हो। डीएनएस जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक से लेके कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बढ़िया तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यूज को ट्रबल शूट करना है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, टेक एन एग्जांपल, राइट। उस कंपनी में कंप्यूटर्स लगे हैं। उन कंप्यूटर्स को जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो डीएनएस की मदद से कर पा रहे हैं। डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनएस में कोई दिक्कत आ जाती है तो बहुत इश्यूज आते हैं। तो डीएनएस आप किसी एक्सपीरियंस्ड आईटी एडमिन से भी पूछ लोगे तो वो यही बोलेगा आपको, इट्स ऑलवेज डीएनएस जो इश्यूज क्रिएट करता है। तो डीएनएस को समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। बट थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है लोगों के माइंड में। बट हम इसको प्यार से बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी ली है। तो ये टोपोलॉजी थोड़ी आपको डरावनी सी लग रही होगी, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो मैं आपको आराम से प्यार से समझाता हूँ भाई क्या मतलब है इस चीज़ का। अब यहाँ पे जैसे कि ये स्विच लगा हुआ है एक, ठीक है। इस स्विच के साथ हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये वाला एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के पास अपना एक आईपी एड्रेस है, अपना एक नाम है। जैसे 192.168.10.1 PC1, PC2 के साथ 10.2 आईपी एड्रेस है, PC3 के साथ 10.3 है, और सो ऑन टिल PC6। वैसे ही यहाँ पे हमारे लोकल नेटवर्क में ही एक डीएनएस नाम का सर्वर भी पड़ा है, जिसपे आईपी एड्रेस लगा हुआ है 192.168.10.10। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस और नाम क्यों लिखे हैं। सबसे पहले हम बेसिक नेटवर्किंग समझ लेते हैं कि किसी भी डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनानी है, तो उस डिवाइस को उस नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। अब वो नेटवर्क का पार्ट कब बनता है? जब उस डिवाइस के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी डिवाइस का सेम आईपी एड्रेस नहीं होगा, सबके अपने अलग अलग आईपी एड्रेस है। क्यों? ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। अगर किसी दो डिवाइस के पास सेम आईपी एड्रेस है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी दोनों डिवाइसेस में। तो यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए, सबसे पहली चीज ये। अब सेकंड, यहाँ पे कंप्यूटर के नाम क्यों चाहिए? कंप्यूटर के नाम चाहिए मेनली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। एज अ ह्यूमन अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो, तो मेरे लिए कंप्यूटर के नाम या वेबसाइट के नाम आसान करने ज़्यादा आसान है मेरे लिए याद करने, एज कम्पेयर टू अगर मैं उनके आईपी एड्रेसेस याद करूं, राइट। अब यहाँ पे मान लो मेरे को बोला हुआ है PC1 है, PC2 है, PC3 है। तो यहाँ पे इनके पांच छह कंप्यूटरों के मैं आईपी एड्रेस भी याद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो मेरी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? उस सिनेरियो में मैं डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को आईपी एड्रेस याद करना। तो उस सिनेरियो में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा कि ओके, मैं हर कंप्यूटर को, मान लो स्टाफ रूम के अंदर जो कंप्यूटर है उनके नाम मैं शुरू करूंगा स्टाफ PC1 से। जो हेडक्वार्टर रूम में कंप्यूटर है उनके नाम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरे को नेमिंग कन्वेंशन से पता लगे ओके मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ। इस रूम में ये कंप्यूटर लगे हैं, उनका नाम स्टाफ से शुरू होता है। हेडक्वार्टर में लगे उनका नाम हेडक्वार्टर से शुरू होता है, आईटी में लगे उनका नाम आईटी से शुरू होता है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। बट आईपी एड्रेस तो ऐसे ही रहेंगे, आईपी एड्रेस तो ऐसे ही रहेंगे, ओके। स्टाफ रूम में जो कंप्यूटर है उनके पास भी इसी नेटवर्क से आईपी एड्रेस आ रहे हैं, हेडक्वार्टर रूम में भी उसी नेटवर्क से आईपी एड्रेस आ रहे हैं, तो मैं याद नहीं रख सकता। तो इसलिए हमने कंप्यूटरों के लिए नाम भी बनाए। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कंप्यूटरों के लिए। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अ, तो मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मैंने ज्यादा कंप्यूटर लगा दिए, बट यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपकी कंपनी में ये वाला जो 10.1 नाम का, मतलब कि ये जो PC1 है, इसके ऊपर अ, एक एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। एक एप्लीकेशन रन कर रहा है। एप्लीकेशन मतलब कि एक वेब एप्लीकेशन, एक वेबसाइट रन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हो इस कंप्यूटर पे PC4 पे, आपने इसमें लॉगिन किया। इसमें लॉगिन करके आपने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया। जैसे ही आपने वेब ब्राउजर ओपन किया, आपको क्या करना था? आपको सर्च करना था इस कंप्यूटर का नाम PC1, इस तरीके से। क्योंकि आपको ये बताया गया है, आपकी जो, मान लो आप नए नए आए हो कंपनी में, ठीक है। आप नए नए कंपनी में आए, आपने नया नया इस कंप्यूटर में लॉगिन किया, आपकी एचआर ने आपको बोला कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो PC1 पे चलता है। तो आप वेब ब्राउजर में जाओ, PC1 सर्च कर लो।
अब आप यहाँ पे आए, आपने जाके वेब ब्राउजर में भर दिया PC1। अब जैसे ही आपने PC1 भर के एंटर मारा, ये कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। भाई कंप्यूटर कह रहा है भाई ये क्या डाल दिया PC1, मेरे को नहीं पता PC1 क्या है, क्योंकि मेरे को नाम समझ नहीं आते, मेरे को सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आता है। तो ये क्या करेगा, ये डीएनएस की मदद लेगा उस नाम से आईपी एड्रेस का पता लगाने में। तो ये क्या करेगा, आपका कंप्यूटर बिहाइंड द सीन, मतलब कि आपकी नजरों से दूर होके, जो कि आपको दिखता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये आपने जो यहाँ पे PC1 डाला ना, इस PC1 की इंफॉर्मेशन अपने लोकल डीएनएस सर्वर से मांगेगा। ये इसको रिक्वेस्ट भेज देगा, भाई मेरे को PC1 का आईपी एड्रेस दो। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस दो। तो ये डीएनएस क्या होता है, डीएनएस को आप एक तरीके से बुक की तरह समझ सकते हो। ये एक किताब होती है, जैसे यहाँ पे किताब है, इस किताब के अंदर आपके नेटवर्क के हर आईपी एड्रेस के साथ क्या नाम जुड़ा हुआ है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे PC1 की एंट्री भी होगी इस तरीके से, PC2 की एंट्री भी होगी इस तरीके से, उसी तरीके से सारे कंप्यूटर की एंट्री होगी, और उनके आगे उनका आईपी एड्रेस होगा। अब आपके कंप्यूटर ने इसको रिक्वेस्ट भेजी, भाई मेरे को PC1 का आईपी एड्रेस चाहिए, तो इसने अपनी बुक खोली। अब ये किताब क्या होती है, ये जोन्स होते हैं, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं तो जोन्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, तो इसने अपना जोन खोला, इसके अंदर देखा PC1 के साथ आईपी एड्रेस क्या लगा है, PC1 के साथ आईपी एड्रेस लगा है ये वाला 192.168.10.1। तो इसने रिस्पॉन्स में भेज दिया कि PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1। फिर ये क्या करेगा, अब इसको पता चल गया भाई 10.1 पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये डायरेक्ट 10.1 पे रिक्वेस्ट भेज देगा, और आपका रिस्पॉन्स आएगा और आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, वेब ब्राउजर के अंदर आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो बेसिक लेवल पे आपका डीएनएस इस तरीके से काम करता है। ये मैंने मोटा मोटा बताया। अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड में प्रॉपरली देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें होती हैं। क्योंकि मान लो आपने कोई ऐसी चीज सर्च की, कोई ऐसा नाम सर्च किया जिसकी इंफॉर्मेशन मान लो इस सर्वर के पास है ही नहीं, इसकी किताब के अंदर वो इंफॉर्मेशन या एंट्री है ही नहीं, तो उस सिनेरियो में तो आपको एरर आ जाएगा। और एरर तो हम डिजर्व नहीं करते, हमको तो रिजल्ट चाहिए, राइट। तो उस सिनेरियो में हमारे पास कोई और तरीका तो हो जो हमारे लिए आंसर ढूंढ के दे, तो वहां पे पब्लिक डीएनएस आते हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सिनेरियो है, जो कि थोड़ा अच्छा लग रहा है पीछे वाली स्लाइड से, ये थोड़ी कंप्यूटर ज्यादा है इसमें, बट हाँ। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक डीएनएस सर्वर है जो कि पब्लिक डीएनएस है, और यहाँ पे ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारा लोकल नेटवर्क है, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने। अब इस लोकल नेटवर्क के अंदर आपका ये एक वेब सर्वर, लोकल नेटवर्क मतलब आपकी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर है जिसपे आपका यूजर बैठा है, यूजर अपना काम करता है जिसपे वो बैठा है, और ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है जिसपे एप्लीकेशन आपकी होस्ट हो रही है। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट को बोलते हैं, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन आपकी होस्ट हो रही है, और उस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, गूगल क्रोम फायरफॉक्स कोई भी, वो ओपन करते हैं और वहां पे भरते हैं कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल। जैसे ही वो भरते हैं, उनके वेब ब्राउजर पे इस एप्लीकेशन की ओपनिंग हो जाती है, वो दिख जाता है, फिर वो अपना काम कर सकते हैं। अब ये तो सामने सामने आपको पता चल गया, वेब ब्राउजर ओपन किया, गूगल आपने सर्च किया कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल और आपको मिल गया। बिहाइंड द सीन क्या हुआ, बिहाइंड द सीन आपने जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आपने वेबसाइट का नाम डाला, कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल, स्टेप वन क्या था, वेबसाइट का नाम डालना। जैसे ही आपने ये नाम डाला, कंप्यूटर को नहीं पता कि कंपनी वेबसाइट लोकल क्या होता है, तो कंप्यूटर ने कहा ओके, तो मैं डीएनएस की हेल्प लूंगा यहाँ पे। तो डीएनएस से पूछते हैं कि डीएनएस को पता है कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल का आईपी एड्रेस क्या है। तो डीएनएस, डायरेक्ट इस डीएनएस पे जाने से पहले कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अपनी लोकल कैश को चेक करता है, लोकल डीएनएस कैश। अब लोकल डीएनएस कैश क्या होता है, लोकल डीएनएस कैश को समझ सकते हो, ये एक फाइल होती है आपके सिस्टम पे। ये फाइल उन वेबसाइट्स की एंट्री रख के रखती है जिन पे आप रिसेंटली विजिट करके आए। मान लो आपने एक हफ्ते पहले किसी वेबसाइट पे विजिट किया था, ठीक है, तो जैसे ही आपने उस पर विजिट किया, उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपने
अपने वेब ब्राउजर में ओपन की, आपके सिस्टम को उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता चला, तो उसने अपने कंप्यूटर में एक टेक्स्ट फाइल बना ली लोकल कैश की, जिसके अंदर लिख लिया ओके इस यूजर ने इस वेबसाइट को विजिट किया था और इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है ये। अभी ये कंप्यूटर इसलिए करता है ताकि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट हो जाए, ताकि उसको बार बार डीएनएस के पास ना जाना पड़े आईपी एड्रेस मांगने के लिए। तो ये रखता है अपने पास। अब ये हमेशा के लिए नहीं रखता है, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि एडमिन ने कैसे उसको सेटअप किया हुआ है। तो स्टेप वन क्या हुआ, स्टेप वन हमारा वेब ब्राउजर में हमने डाला। स्टेप टू हमारा, हमारे कंप्यूटर ने लोकल कैश चेक किया, लोकल कैश के अंदर हमको कुछ भी नहीं मिला। जब इसको लोकल कैश के अंदर कुछ नहीं मिला तो इसने अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल है जो, उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही इसने रिक्वेस्ट रिसीव की, तो ये हमारा स्टेप थ्री है। तो मैं आगे आ गया स्लाइड में थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही इसने रिक्वेस्ट की, जो कि हमारा स्टेप थ्री था, इसको इसने पूछा हमारे कंप्यूटर ने, भाई मेरे को कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल का आईपी एड्रेस चाहिए। अब इस डीएनएस सर्वर ने, जो कि हमारा लोकल डीएनएस सर्वर है, इसने अपनी बुक खोली, जिसको हम जोन्स बोलते हैं, ठीक है। बुक में समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ वर्ड, करेक्ट वर्ड जोन होता है। तो यहाँ पे इसने अपना जोन खोला और इसके अंदर देखा कि भाई कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल की इंफॉर्मेशन का आईपी एड्रेस है हमारे पास। अब यूजली क्या होता है, जब लोकल नेटवर्क में कोई भी एक नया डिवाइस आईपी एड्रेस लेता है, तो वो अपनी डीएनएस की इंफॉर्मेशन अपडेट करवा देता है। डीएनएस को पता चल जाता है ओके एक नया आईपी एड्रेस लिया गया है किसी क्लाइंट के द्वारा, और उस आईपी एड्रेस के साथ उसका नाम भी स्टोर कर लेता है। अब दो तरीके से रिकॉर्ड बनते हैं, एक तो कि ऑटोमेटिकली डीएनएस ने इंफॉर्मेशन ले ली। सेकंड क्या होता है, सेकंड जब यूजर जो होता है या फिर एडमिन जो होता है वो मैनुअली ये चीज करता है आपके लिए। मान लो इस कंप्यूटर का नाम PC1 है और इस कंप्यूटर पे ये वाली वेबसाइट हमने होस्ट की हुई है, तो हमने कुछ इस तरीके से किया है कि अगर यूजर कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल पे सर्च करेंगे तो भी इसी जगह पे जाएंगे। तो इसके लिए यूजर जो एडमिन था आपकी कंपनी का, उसने यहाँ पे एक और एंट्री बना दी कंपनी वेबसाइट डॉट लोकल नाम की, ताकि आसानी हो एक्सेस करने में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्योंकि ये लोकल सर्वर था, तो लोकल सर्वर के पास इंफॉर्मेशन थी इसकी, तो इसने रिस्पॉन्स में आईपी एड्रेस दे दिया। इस तरीके से इसने बोला ओके ये रहा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.20.20। और इसने फिर उसके बाद रिक्वेस्ट इसको भेजी और आपका रिस्पॉन्स आया और आपके वेब ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन होगी। ये तो प्राइवेट हो गया। अब पब्लिक की बात करते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा इधर बनाते हैं वेबसाइट को। तो ये एक वेबसाइट है, ये वेब सर्वर है। इस पे वेबसाइट चल रही है शर्मा.com, शर्मा IT.com, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट चल रही है इस पे। अब आपके इस यूजर ने दोबारा वेब ब्राउजर ओपन किया, शर्मा IT.com डाला। जैसे ही इसने डाला, आपके कंप्यूटर ने अपना लोकल कैश चेक किया। अब क्योंकि इस कंप्यूटर पे कभी शर्मा IT.com को विजिट ही नहीं किया है, ना ही रिसेंटली किया गया, तो लोकल कैश ने हमारी मदद नहीं की। उसके बाद इसने प्राइमरी डीएनएस सर्वर को बोला, इसने बोला भाई मेरे को शर्मा IT.com की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर इसने अपने जोन चेक किए, इसके अंदर भी एडमिन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, ना ही इसको ऑटोमेटिकली मिली, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो इसको जब भी मिलेगी जब वो लोकल होगा। अब लोकल है ही नहीं, है वेबसाइट ये इंटरनेट पे पड़ी है और एडमिन ने भी यहाँ पे कुछ नहीं डाला। तो उस सिनेरी में इस डीएनएस के पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब क्या होगा, तो हम जब भी डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक चीज सेटअप करते हैं उस पे, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्डर्स। ये फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, ये फॉरवर्डर बेसिकली पब्लिक डीएनएस की आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कि गूगल का अपना एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है 8.8.8, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, वैसे ही बड़े बड़े जो ब्रांड आप सुनोगे जैसे सिस्को के अपने पब्लिक डीएनएस सर्वर है, वैसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने पब्लिक डीएनएस होस्ट करती हैं, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ है, इस सिनेरियो में इसने अपनी सेटिंग्स चेक की, सिंपल। और फिर मेरा पेन थोड़ा ओके, तो इसने क्या किया, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिले तो इसने अपनी सेटिंग चेक की, जिसमें देखा फॉरवर्डर सेटअप है पब्लिक डीएनएस का, मान लो गूगल का है यहाँ पे। फॉरवर्डर में एंट्री डली हुई है 8.8.8 की, तो इसने रिक्वेस्ट 8.8.8 को भेज दी कुछ इस तरीके से।
इंटरनेट के थ्रू इसने इसको बोला कि भाई मेरे को शर्मा डॉट कॉम की इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है। इसको हम रिकर्सिव क्वेरी बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब इसने ये इंफॉर्मेशन भेजी शर्मा डॉट कॉम, अब ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर ऐसे नहीं है कि शर्मा डॉट कॉम की इंफॉर्मेशन रखेगा, इसको पता होगा शर्मा डॉट कॉम नहीं है क्या नहीं है। कई बारी होती भी है, कई बारी नहीं भी होती है। मान लो नई नई वेबसाइट आई है, ठीक है, नई नया डोमेन आया, तो उस सिनेरियो में मान लो नहीं है इसके पास इंफॉर्मेशन। अगर है तो ये अपने रिकॉर्ड को चेक करेगा, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। अगर है तो ये आईपी एड्रेस निकाल के दे देगा, वापस भेजेगा इसको, और ये रिस्पॉन्ड बैक करेगा और वेबसाइट खुल जाएगी। मान लो नहीं है, मान लो इसने भी रिकॉर्ड चेक किया अपना, इसको मिली नहीं इन्फॉर्मेशन, इसको नहीं पता चला शर्मा आई टी डॉट कॉम क्या है, कहाँ पे है। तो इस सिनेरियो में क्या करेगा ये? तो इस सिनेरियो में ये चेक करता है रूट लेवल डोमेन। यहाँ पे शर्मा आई टी डॉट कॉम, अब ये डॉट टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है डॉट कॉम, डॉट इन, जैसे कई वेबसाइट्स होती है ना जिनके पीछे जैसे एयर इंडिया डॉट कॉम, तो वो डॉट कॉम जो लगा है, डॉट कॉम को हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। वैसे ही डॉट इन भी होता है, जैसे इंडिया की किसी वेबसाइट पे जाओगे, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे आपको डॉट इन देखने को मिलेगा। यूरोप की वेबसाइट्स में जाओगे डॉट ईयू देखने को मिल जाता है, राइट। कनाडा की वेबसाइट्स में जाओगे डॉट सीए देखने को मिल जाता है। ये टॉप लेवल डोमेन है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट ऑर्ग मिल जाता है। अब ये टॉप लेवल डोमेन है, तो ये क्या करता है, पब्लिक डीएनएस सर्वर देखता है कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है हमारी, ये रिक्वेस्ट किस टॉप लेवल डोमेन के लिए आई है। अब हमारे सिनेरियो में आई है डॉट कॉम के लिए। तो डॉट कॉम के लिए अपने एक पब्लिक डीएनएस टॉप लेवल रूट सर्वर्स होंगे, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, भाई शर्मा आईटी किस ने बेचा है। ठीक है। कौन है, कौन है वो कंपनी जिनके सर्वर्स हैं, जिन्होंने ये शर्मा आईटी बेचा था इस कंपनी को, ठीक है, जिसने ये वेबसाइट बनाई। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे ये हमारा टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, टीएलडी बोल देते हैं इसको। तो टीएलडी है जिसपे डॉट कॉम की सारी इंफॉर्मेशन है, इनके अपने जोन है जहाँ पे लिखा गया है ओके शर्मा आईटी, और उसके आगे नेम सर्वर की आईपी एड्रेस होगा। नेम सर्वर वो होते हैं जहाँ पे आपकी आईपी एड्रेसेस, मतलब आईपी एड्रेस नहीं, नेम सर्वर वो होते हैं जहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। जिसकी गो डैडी है, गो डैडी के अपने नेम सर्वर है। जैसे कई लोग गो डैडी से अपना डोमेन खरीदते हैं, वैसे ही कई लोग अपना डोमेन होस्टिंगर से खरीद लेते हैं, क्लाउड फ्लेयर से खरीद लेते हैं। डिपेंड करता है किससे आपने खरीदा, ठीक है। तो वो अपने अपने नेम सर्वर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ये आईपी एड्रेस नहीं निकाल के दिया, इसने सिर्फ आईपी एड्रेस निकाल के दिया नेम सर्वर का। इसने रिस्पॉन्स में बोला कि भाई ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से जाके आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इस सर्वर, इन सर्वर को कांटेक्ट करो। अब ये गोडैडी के सर्वर है, मान लो गोडैडी से खरीदा था, तो गोडैडी के सर्वर है। इसने रिक्वेस्ट इस पे भेजी, मेरे को शर्मा आईटी का आईपी एड्रेस दो, मेरे को चाहिए, मैं कम्युनिकेशन करना है। तो ये रिस्पॉन्ड बैक करेगा इसको, और ये रिस्पॉन्स में इसको देता है ऐसे रिस्पॉन्स, और ऐसे वेबसाइट खुल जाती है, और इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैंने बात की थी लोकल कैश की। तो ये कौन डिसाइड करता है कि लोकल कैश के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर लोकल कैश के अंदर कितने टाइम तक आपकी एंट्री स्टोर की जाएगी? तो ये वो डिसाइड करता है जिसका वो डोमेन है। ठीक है। अब मान लो आपने गोडैडी से डोमेन खरीदा, अब जब भी आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो ना, तो आप क्या क्या बताना पड़ता है आपको? आपको बताना पड़ता है भाई टाइप कौन सी है रिकॉर्ड की, ए टाइप का रिकॉर्ड है, सी नेम है, क्या है, इनको पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। उसके बाद हमको बताना होता है कि भाई ये सेकंड लेवल डोमेन है। सेकंड लेवल डोमेन है मतलब कि आपको सिर्फ एट लिखना है। मतलब कि शर्मा आईटी नाम का खरीदा है, तो शर्मा आईटी सेकंड लेवल है, तो शर्मा आईटी के लिए को ही यूज करना है। अगर आपने तो एट यूज करोगे। मान लो अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है, सैम डॉट शर्मा आई टी डॉट कॉम, कुछ ऐसा, तो ये थर्ड लेवल हो गया। ये टॉप लेवल हुआ, ये सेकंड लेवल हुआ, ये थर्ड लेवल हुआ। तो अगर आपको इतना ही यूज करना है, तो आप सिंपल ऐट यूज करते हो, ऐट लगा देते हो, रिकॉर्ड क्रिएट करते हो। अगर आपको थर्ड यूज करना है, तो यहाँ पे आप लगाते हो शर्मा, सैम डॉट शर्मा, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको बतानी होती है टीटीएल वैल्यू। अब ये होती है टीटीएल वैल्यू जो डिसाइड करती है कि कंप्यूटर कितने समय तक आपका रिकॉर्ड लोकल कैश में स्टोर करेंगे।
अब ये टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट आई थिंक 60 सेकंड्स की 60 सेकंड्स होती है, मिनट्स होती है, नॉट श्योर, बट टाइम होता है यहाँ पे कि 1 आवर 60 मिनट होती है आई थिंक। तो ये टाइम ऐसे होता है। तो आपको ये चीजें बतानी होती है भाई, टाइप कौन सा है, उसके बाद आपको टॉप लेवल बनाना है, सेकंड लेवल बनाना है, थर्ड लेवल बनाना है, उसके बाद आप टीटीएल वैल्यू बताते हो। तो टीटीएल वैल्यू का मतलब ये है कि आपका, आप बोल रहे हो बेसिकली कि ये रिकॉर्ड को आप 60 मिनट तक ही अपने लोकल कैश में रखो, क्योंकि चांसेस है ये 60 मिनट के बाद बदल जाए। तो ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि मान लो यहाँ पे ये टीटीएल वैल्यू जो है, यहाँ पे टीटीएल वैल्यू 60 मिनट की जगह आपने रखी है 180 मिनट की, टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, 180 मिनट की रखी है। तो इसने क्या किया, इसने अपने सिस्टम में 180 मिनट के लिए ये कैश कर लिया, अपनी फाइल के अंदर लिख लिया कि मेरे से कोई पूछेगा तो 180 मिनट तक तो ये रिकॉर्ड रहेगा ही मेरी फाइल के अंदर, मैं उसमें से देख के बता दूंगा। मान लो 180 मिनट से पहले पहले कैश जब आपका हुआ था, उससे पहले पहले ही किसी ने ये रिकॉर्ड बदल दिया, तो उस सिनेरियो में ये दोबारा क्वेरी नहीं करेगा इसको। ये क्वेरी जब ही करेगा जब 180 मिनट पास हो जाएंगे, क्योंकि 180 मिनट के बाद ये वाली एंट्री आपके लोकल कैश से गायब हो जाएगी, तभी क्वेरी करेगा। क्योंकि ये भी अपनी लोकल कैश को चेक करते हैं, ये भी अपने लोकल कैश को चेक करते हैं, ये भी अपने लोकल कैश को चेक करते हैं। तो टीटीएल वैल्यू इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम यहाँ पे टीटीएल वैल्यू इसको मिली, इसने लोकल कैश में लिख लिया कि भाई मैं इसको 60 मिनट तक रखूंगा। अब सेम प्राइवेट के लिए भी है, 60 मिनट तक रखूंगा मैं यहाँ पे। मान लो 60 मिनट तक आपने इसको रखा हुआ है, लोकल कैश के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है कैश के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या गए, आपने यहाँ पे अपने डीएनएस पे गए और इस वेबसाइट का जो है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस बदल के 20 से .30 कर दिया, और यहाँ पे डीएनएस भी अपडेट कर दिया। और यहाँ पे आप इस सर्वर पे गए, इस सर्वर पे जाके आपने कंपनी वेबसाइट .लोकल को सर्च किया दोबारा। अब जब आपने इसने दोबारा सर्च किया, तो ये क्या करेगा, ये अपने लोकल कैश को चेक करेगा, और लोकल कैश के अंदर क्योंकि आपने रिसेंटली इसको विजिट किया था, तो इसको .20 की एंट्री मिलेगी, और ये 20 पे जाने की कोशिश करेगा और आपको एरर दे देगा कि भाई .20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं ऊपर, बट यहाँ पे कैश नहीं क्लियर हुआ। तो ये ट्रबल शूटिंग साइड बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप यूजली इस सिनेरियो में क्या करते हो, जब भी आप ऐसी कोई चेंज करते हो और फिर यूजर्स को इशू आने लग जाते हैं, तो आप उनके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके कमांड डालते हो आईपी कन्फिग स्पेस देके स्लैश फ्लश डीएनएस। फ्लश डीएनएस मतलब अपने सारे कैश को, लोकल कैश को खत्म कर दो, और दोबारा डीएनएस के साथ कांटेक्ट करने लगो हर वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपका प्रोबेबली लोकल कैश खराब है ये कुछ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द वे ट्रबल शूट करने का। तो इस तरीके से आपका जो है काम करता है डीएनएस। तो ये अगर आपको इतना समझ आ गया, तो आपको ऑलमोस्ट बहुत चीजें पता लग चुकी हैं अब डीएनएस के अंदर। यही है डीएनएस, इतना ही समझना है हमको। इसके अंदर हमको कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत कुछ याद करना है, नहीं, बस इतना ही पता है हमको कि भी डीएनएस का काम है आईपी से नाम को पता करवाना, नाम से आईपी को पता करवाना। अब मान लो जब भी हमको आईपी एड्रेस पता होता है, ठीक है, मान लो आपको आईपी एड्रेस पता है किसी वेबसाइट का, पर उसका नाम पता करवाना है, तो उसको हम रिवर्स लुकअप बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी वेबसाइट का आपको नाम पता है पर आईपी एड्रेस नहीं पता, तो उस सिनेरियो में फॉरवर्ड लुकअप बोलते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिकली मैं आपको सर्वर कैसे सेटअप करना है, डीएनएस एंट्रीज कैसे बनानी है, रिकॉर्ड्स कैसे बनाने हैं, सब देखेंगे। उसके अंदर आ जाएगा हमारा रिवर्स लुकअप एंड फॉरवर्ड लुकअप। बट फॉर नाउ, रिवर्स लुकअप क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप क्या होता है, डीएनएस बेसिक लेवल पे कैसे काम में आता है, क्यों काम में आता है, क्या जरूरत है, फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको समझना है, याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाला बेसिक, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मैंने दिए हैं, तो कुछ रिकॉर्ड्स मैं बता दूंगा आपको, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी नहीं है। और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड्स मैंने दिए हैं, ये ही नहीं है रिकॉर्ड्स, और भी रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सीए रिकॉर्ड है, जो कि आप बहुत कम देखोगे। एक एसआरवी रिकॉर्ड भी होता है, जो कि आप देखोगे यूजली। ये फोटो मैंने गूगल से ली है, ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाई है। बट हाँ, एक एसआरवी रिकॉर्ड भी होता है। उस तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे एसओए स्टेट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड होता है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप डीएनएस में बना सकते हो।
तो मैं कुछ समझा देता हूँ आपको इन रिकॉर्ड्स के बारे में। बाकी आप गूगल भी कर सकते हो इनके बारे में, कोई बड़ी वो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इस रिकॉर्ड की जो कि है ए। तो यहाँ पे ये 4 ए लगे हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। हम सबसे पहले सिंगल ए की बात करते हैं। अब हमारे पास आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। तो जब हमको IPv4 के लिए रिकॉर्ड बनाना होता है तो हम सिंगल ए टाइप यूज करते हैं। जब हमको IPv6 के लिए बनाना होता है तो हम 4 बार ए वाला जो टाइप होता है वो यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम रिकॉर्ड आप समझ सकते हो सेकेंडरी नेम। मान लो एक वेबसाइट है, उसका नाम है शर्मा IT.com, और आप चाहते हो भाई यूजर शर्मा IT.com डाले तो भी सेम वेबसाइट पे जाएं, और आप चाहते हो अगर यूजर शर्मा.com डाले तो भी सेम वेबसाइट पे जाएं, तो आप शर्मा.com को एज अ सी नेम रख सकते हो। ये सेकेंडरी नेम हो जाता है। ये इसी तरीके से हो जाता है जैसे अपने इंडिया में हमारा एक पक्का नाम होता है, राइट। हमारा जो कागजों में नाम होता है या फिर गवर्नमेंट के पेपर्स पे नाम है, तो वहाँ पे मान लो एक इंसान है, उसका नाम विशाल है, उसके गवर्नमेंट के पेपरों में विशाल नाम है, आधार कार्ड पे नाम विशाल है, सारे गवर्नमेंट पेपरों पे विशाल नाम है, दुनिया विशाल के नाम से जानती है। बट घर में उसको प्यार से विक्की बोलते हैं, राइट। पर उसको बार वाले विक्की नहीं बोलते, बार वाले विशाली बोलते हैं। तो उसी तरीके से सी नेम काम करता है। सी नेम दूसरा नाम, कि भाई हाँ इस वेबसाइट को अगर हम विक्की के नाम से भी बुलाएंगे तो भी ये वेबसाइट हमको पेज दे देगी, और अगर विशाल के नाम से बुलाएंगे तो भी पेज दे देगी। तो इस तरीके से होता है। अब सी नेम का यूजली ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब देखते हो, मान लो जब आपने कोई वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, मान लो आपने वेबसाइट बनाई थी ecommerce.com नाम की। अब कल को आपने ecommerce.com से commerce.com करनी है वो वेबसाइट, तो आपने होस्ट रिकॉर्ड तो चेंज कर दिया, आपका जो ये ए नाम का रिकॉर्ड था होस्ट, इसको चेंज करके commerce.com कर दिया। बट कुछ बंदे ऐसे हैं जो अभी भी ई कॉमर्स के नाम से आपकी वेबसाइट को जानते हैं, तो उस सिनेरियो में आप सी नेम बना सकते हो, ई कॉमर्स कुछ ऐसा, राइट। तो इस तरीके से आपका सी नेम काम करता है। नेक्स्ट होता है MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड आप इसको सिंपल याद रखने की तरीका है MX रिकॉर्ड का, जब भी हम ईमेल्स की बात करते हैं तो हम MX रिकॉर्ड की बात करते हैं। जैसे कि आपके गूगल के ईमेल सर्वर्स हैं, अगर आप गूगल के थ्रू अपनी ईमेल को होस्ट कर रहे हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू होस्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अपने एक्सचेंज सर्वर्स हैं उनको यूज कर रहे हो, तो आप MX रिकॉर्ड की बात करते हो बेसिकली। फिर हमारे आते हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड। टेक्स्ट रिकॉर्ड TXT रिकॉर्ड बोलते हैं जिसको। टेक्स्ट रिकॉर्ड बेसिकली एक सिंपल तरीका है वेरिफिकेशन के लिए, सिंपल। मान लो आपने कोई डोमेन खरीदा, शर्मा IT.com खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट में जाके उस डोमेन को वेरीफाई करवाना है कि भाई शर्मा.com मेरा है, और मेरे जितने भी यूजर होंगे उनकी ईमेल ऐसी होनी चाहिए जैसे snowy@sharma.com, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, उस सिनेरियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई शर्मा IT आपका ही है, आपने ही खरीदा है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, फिर प्रूफ करने का ये तरीका होता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आपको एक TXT रिकॉर्ड देता है, एक वैल्यू देता है, और बोलता है अपनी इस वैल्यू को अपने नेम सर्वर्स पे जाओ जहां से आपने डोमेन खरीदा है, वहां पे जाके इस वैल्यू के लिए एक TXT रिकॉर्ड बना दो और हम जाके वेरीफाई कर लेंगे। और अगर हमारे पास वेरिफिकेशन होगी, अगर हमको उस सर्वर पे ये रिकॉर्ड मिल गया, मतलब कि आपने खरीदा है। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल तरीके से, तो इसलिए ये रिकॉर्ड है। फिर एक CA रिकॉर्ड भी होता है, उसी तरीके से एक NS रिकॉर्ड, जिसमें जैसे ये NS रिकॉर्ड है, नेम सर्वर रिकॉर्ड बोल देते हैं इसको, नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब नेम सर्वर रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर रिकॉर्ड बेसिकली प्रूव करता है कि कौन सा वो सर्वर है जिसपे आपके रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। अब ये तो मैंने बता दिया आपके, ये रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, भाई बनाते हैं हम कहाँ पे बनाते हैं, नेम सर्वर्स पे बनाते हैं। तो नेम सर्वर बताता है, प्रूफ करता है कि भाई मेरे ऊपर रिकॉर्ड बनेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वही सच्ची है, अगर और कोई आपको ये रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है, मैं जो दूंगा वो सही है। नेम सर्वर ये होता है। तो बेसिकली नेम सर्वर हमारा जब काम में आता है, जब हमको किसी वेबसाइट की जब मोस्टली आपकी वेबसाइट की ट्रबल शूटिंग करनी है, ठीक है, तो नेम सर्वर पे, या फिर आपको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उस सिनेरियो में आप अपने नेम सर्वर पे जाते हो और वहां पे जाके रिकॉर्ड ऐड करते हो। या फिर मान लो नेम सर्वर की जरूरत आपको पड़ सकती है, अगर मैं एग्जांपल दूं ट्रबल शूटिंग का ही, जैसे मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी कुछ साल पहले, तो उस कंपनी में क्या था, उस कंपनी में DNS के रिकॉर्ड्स ऐड करने थे, और पुराने एडमिन ने
जो थी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की थी, उसने लॉग नहीं की थी इंफॉर्मेशन, उसने ये नहीं बताया हुआ था कि भाई कहाँ से हमने डोमेन खरीदा है। अब आईटी के अंदर मान लो मैं अकेला बंदा हूँ, अब मेरे को नहीं पता कि कहाँ से हमने डोमेन खरीदा है, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? तो उस सिनेरियो में रिकॉर्ड कैसे बनाऊंगा? तो हम एनएस लुकअप की यूज कर सकते हैं, या फिर हु इज कमांड होती है एक, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं भाई ये डोमेन किस कंपनी ने बेचा है हमको। उसके बाद उस कंपनी के थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं अपने लॉगिन पैनल का। फिर उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं रिकॉर्ड ऐड करने का। तो नेम सर्वर मेन बता देता है आपको कि भाई किस कंपनी के कहाँ पे रिकॉर्ड पड़े हैं आपके। तो ये सारे कुछ रिकॉर्ड होते हैं। सीए रिकॉर्ड भी है, इसको भी पढ़ सकते हो आप। ये मोस्टली इतना यूज नहीं होता, बट हाँ ये भी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है इसके बारे में। या एक एसआरवी भी होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। तो ये है डीएनएस, दैट इज इट। तो ये थ्योरी थी डीएनएस की। इतना आपको समझ आ गया, दैट इज इनफ फॉर यू। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर, कोई भी टॉपिक मैंने अगर आपको लगता है मिस कर दिया है, फिर कुछ और आप जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर और वीडियोस बना सकता हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी हमारी प्रैक्टिकल डीएनएस की। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।